सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेस्ट टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ। आज की वीडियो है ब्रांच बैंकिंग के ऊपर, जो कि आज हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कासा के बारे में। बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं, सर कासा को एक बार डिफाइन कर दीजिए। तो उनके कमेंट को देखते हुए आज हम कासा की बात करेंगे, जो कि ब्रांच बैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है। कासा, जो लोग ब्रांच बैंकिंग में है, अभी वर्क कर रहे हैं, उनको पता होगा कासा के बारे में। और जो लोग न्यू हैं, जो न्यूली बैंक में अपॉइंट हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको कासा का नहीं पता होता, जो ब्रांच बैंकिंग में सिलेक्ट होते हैं, लाइक आरएम की पोस्ट पे या फिर एसओ की पोस्ट पे। ठीक है, तो उन लोगों को नहीं पता रहता है। तो आज हम बेसिकली ये वीडियो न्यू ज्वाइन इसके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज हम कासा की बात करेंगे, कासा के बारे में। ठीक है, कासा होता क्या है बेसिकली, और कासा को कैसे मेंटेन किया जाता है ना। कासा का रेशियो कैसे बढ़ता है, वो सब चीज़ें हम डिफाइन करेंगे इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कासा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे अच्छा टॉपिक है कासा, आज हम लेके आए हैं। कासा बहुत हेल्प करेगा, और कासा जो है ओवरऑल ब्रांच बैंकिंग का प्रोडक्ट है। ठीक है, ब्रांच का प्रोडक्ट है। ब्रांच का प्रोडक्ट क्या है, कासा एक टर्म्स है, बहुत अच्छी चीज़ है। कासा को आज हम बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। और कासा को मैनेज करना, कासा बुक को मैनेज करना बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है। और न्यू आरएम्स के लिए एक हिंट भी दूंगा, गाइड भी करूंगा। जो न्यूली ब्रांच में जा रहे हैं, आरएम की पोस्ट हो गई या फिर एसओ की पोस्ट हो गई, है ना, और आपका S1 S2 के ग्रेड की पोस्ट हो गई, जो कि ब्रांच में जा रहे हैं बेसिकली, जिनको ब्रांच बैंकिंग मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कासा होता है। अगर इसका कंप्लीट जो नेम होता है, करंट अकाउंट। ठीक है, एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इसका पूरा नाम होता है। कासा बुक, जो कासा रेशियो है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर ब्रांच में टारगेट प्रेशर किसी चीज़ का आता है, तो वो आता है कासा बुक को मैनेज करना, कासा लेके आना। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। कासा कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए किसी कस्टमर का ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। ठीक है, कासा को कैसे लेके आते हैं वो बताओ। जैसे कोई रिलेशनशिप मैनेजर है, या फिर कोई मतलब ब्रांच में जो बंदा वर्क कर रहा है, ठीक है, जिसको रिटेल बैंकिंग ग्रुप में डाला गया है। रिटेल बैंकिंग ओवरऑल सेल्स, 3:30 बजे तक आपका ब्रांच ओपन रहता है। आप ब्रांच के काम देखेंगे, जो भी ऑपरेशंस वगैरह के जो भी काम होगा, कस्टमर को मैनेज करना, हैंडल करना, वो सारी चीज़ें 3:30 बजे के बाद आपको आपके बीएम बोलेंगे कि जाइए अब आप अपने कासा पे काम कीजिए, कासा बुक पे। ठीक है, वहाँ पे आप लेके आइए एफडी वगैरह। तो कासा का वही, कैसे कासा बुक मैनेज करते हैं। आप करंट अकाउंट है, किसी कस्टमर का करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में सबसे ज़्यादा एफडी कराना। अब टोटल सिंपल एक चीज़ समझ लीजिए, सेविंग में भी एफडी, एफडी दोनों जगह हैं। अब यहाँ पे दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, तो सबसे अच्छा जो टर्म्स आता है, ठीक है, वो है डिपॉजिट। डिपॉजिट, डिपॉजिट मींस मनी डिपॉजिट। मनी डिपॉजिट की अगर हम बात करें, मनी मींस उसमें आपको लेके आना है एफडी। सबसे ज्यादा एफडी इंपोर्टेंट है। या फिर एफडी के साथ साथ आपको सेविंग अकाउंट में, ठीक है, सेविंग अकाउंट में जिसको बोलते हैं ना, अच्छा अमाउंट रहना चाहिए। अच्छा अमाउंट मीन्स आपका 5 लाख, उससे ऊपर मान लीजिए 5 से अबव, जितना प्लस 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 जितना। तो डिपॉजिट जो होता है ना, मनी डिपॉजिट मनी को लेके आना बैंक में, उसको बोलते हैं कासा मैनेज करना, कासा रेशियो हैंडल करना। ठीक है, तो आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी चीज़ का आता है कि कासा बुक मैनेज करो। कैसे होती है, उसमें आरएम वगैरह बहुत प्रेशराइज भी होते हैं, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, बट वो ड्यूटीज है, हमें करनी पड़ेगी। अब सबसे और
सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आप ब्रांच बैंकिंग में, तो ये तो हमने कासा के लिए मैंने बताया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों में डिपॉजिट कराना, ठीक है। तो इसको बोले डिपॉजिट कराना, मतलब क्या, डिपॉजिट में आपका मनी हो गया, मनी को डिपॉजिट कराना, लाइक एफडी के टर्म्स में बड़ी एफडी बनवाना, 20 लाख 50 लाख जैसा भी हो, मतलब आपको एक बड़ा काम करना। उसके साथ साथ और कासा को मैनेज करने में डिपॉजिट के साथ साथ आपको देखिए एफडी के साथ साथ उसमें हो सकता है आपको सारी मल्टीपल प्रोडक्ट पे भी आपको काम करना रहता है कासा में, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में। मल्टीपल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो बैंक से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, लाइक एक एक यहाँ पे मैं एक कॉलम बना दे रहा हूँ और मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपको वर्क करना पड़ सकता है क्रेडिट कार्ड पे, सीसी क्रेडिट कार्ड। उसके साथ साथ आपको लोन, लोन में आपका आ जाएगा पर्सनल लोन हो गया, या फिर ऑटो लोन हो गया, होम लोन हो गया आपका, ठीक है। और आपका अ, बहुत सारे मतलब लोन है वैसे तो, कई तरह गोल्ड लोन हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपका जो रहेगा सीसी हो गया, लोन हो गया, उसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस में आपका ले लीजिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एचआई जिसे बोलते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसके साथ साथ आप जनरल इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं मोटर इंश्योरेंस, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ आपको आना पड़ता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आपको म्यूचुअल फंड एक्टिव करवाना, जिसको बोलते हैं एमएफ, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाना, ठीक है। म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो एसआईपी के थ्रू होता है। सेकंड आपका लमसम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लमसम में शॉर्टकट में ले रहा, लमसम में मतलब एसआईपी हो गया सिस्टमेटिक, ठीक है, एसआईपी। और लमसम में मतलब एक बार में म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देना, चाहे 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, म्यूचुअल फंड में लमसम एक बार में। एसआईपी मतलब मंथली आपका जो है ना, जैसे आपने 5,000 की एक एसआईपी करी 3 साल के लिए, तो आपका मंथली 5,000 कटता रहेगा, वो म्यूचुअल फंड में लगा रहेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड, बैंक प्रोडक्ट, अब लोन, इंश्योरेंस, ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड। तो ये सब जो होते हैं ना बैंकिंग प्रोडक्ट होते हैं, इन पे हमें काम करना ही रहता है, 100% करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कासा बुक में डालते हैं अपन लोग, ठीक है, कासा बुक में मैनेज करते हैं इन चीज़ों को। डिपॉजिट तो है ही आपका, एफडी तो मैं बोल ही रहा हूँ, एफडी कराना या फिर नया अकाउंट ओपन कराना जिसको बोलते हैं एनसीए। तो नया एनसीए, एक देखिए न्यू अकाउंट लिख देते हैं, एनसीए बोलते हैं इसको, ठीक है। अपन लोग तो न्यू अकाउंट मान लीजिए, छोड़िए, अब ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग अपन लोग न्यू अकाउंट, ठीक है। तो अपन लोग न्यू अकाउंट में आ गए, ठीक है। न्यू अकाउंट में आपको अकाउंट का कम से कम, आपके ब्रांच बैंकिंग में तो आपके मैनेजर बोलेंगे कम से कम, कम से कम 1 लाख, 1 लाख का चेक होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसके साथ साथ कम से कम 5 लाख तक, 5 लाख तक अकाउंट खुलवाना है, न्यू अकाउंट। और न्यू अकाउंट जो खुलवाओगे वो ऐसे वैसे कस्टमर नहीं होने चाहिए, आपको भी पता है आप किस तरीके के बैंक कस्टमर मांगता है। तो एरा गैरा कस्टमर का तो ऐसा अकाउंट नहीं खोलते हैं जल्दी, ठीक है, क्योंकि एमए मैनेज करना रहता है। देखिए एमए बहुत जरूरी, मंथली एवरेज बैलेंस, एमए। तो अब न्यू अकाउंट आप खुलवाएं तो उसमें एमए भी मैनेज करना होता है, एमए, ठीक है, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है। इसको आपको मैनेज करना, लाइक 10,000 हो गया मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है। आपका 25,000 हो गया, 50,000 हो गया, 1 लाख से अबव भी रहता है। प्लेटिनम अकाउंट होते हैं, गोल्ड अकाउंट होते हैं, सिल्वर अकाउंट होते हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट जिनमें 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस रहता है आपका। अंडरस्टैंड गाइस। तो कासा पे हम बात कर रहे थे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट करवाना मनी को, एफडी वगैरह सबसे ज़्यादा करवाना, उसके साथ साथ मल्टीपल प्रोडक्ट करवाना, लाइक न्यू क्रेडिट कार्ड कस्टमर को, लोन वगैरह, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। और जितना डिपॉजिट बैंक के पास आता है, बैंक उसी से अपना बेनिफिट देखता है। बैंक के पास जितना डिपॉजिट आएगा, लाइक जितनी एफडी बैंक की होती हैं, बैंक के पास उतना डिपॉजिट आ रहा है ना मनी, तो बैंक उसी में से उठा के ओडी दे देता है, ठीक है।
इंस्टा ओडी जिसे बोलते हैं, ठीक है, आपकी एफडी पे ओडी दे देगा। 90% आप अवेल कर सकते हैं। आपने 1 लाख की एफडी करी तो 90,000 आप ओडी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका, अब आपका जितना एफडी आएगा बैंक के पास, जितना बैंक के पास डिपॉजिट मनी आएगा, उतना ही बैंक का जो है ना एवरेज बढ़ता है, रेशियो बैंक का बढ़ता है, ठीक है। जो देखिए, जिस बैंक के पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जो इस बैंक के पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट मनी रहता है, वो बैंक ही नंबर 1 नंबर 2 पे टिक पाती है। लाइक जैसे अपन का HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, ये सारी बैंक क्यों टॉप पे हैं? इनका जो रेशियो है ना, जो डिपॉजिट रेशियो है वो हाई है, ठीक है। डिपॉजिट रेशियो का देखिए क्या होता है ना, अगर हम बात करें तो डिपॉजिट रेशन इक्वल टू डिपॉजिट मनी एंड मंथली एवरेज बैलेंस, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला होता है, वो बैंकिंग सेक्टर का होता है, ठीक है। अभी अपन लोगों को फॉर्मूला वगैरह नहीं, जो हम लोग ब्रांच में अपॉइंट हो रहे हैं, मतलब जो ब्रांच में जा रहे हैं, ब्रांच बैंकिंग में रिलेशनशिप मैनेजर पे जा रहे हैं, चाहे उनकी पोस्ट AM हो या फिर SO हो, मतलब सीनियर ऑफिसर, या सीनियर ऑफिसर 2 हो, या फिर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, या फिर डिप्टी मैनेजर 1 हो, डिप्टी मैनेजर 2 हो, जो भी आप पोस्ट पे जा रहे हैं ब्रांच में, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका ब्रांच 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 3:30 बजे तक आप ब्रांच में काम करेंगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा कासा बुक पे अगर आपको काम करने को दे दिया, तो आप समझ लीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफडी करानी है। तो ये चीज़ें आप शुरू में ही आप सीख लेंगे मेरी वीडियोस, तो दोस्त बहुत हेल्प रहेगी आपकी, ठीक है। तो अपन लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा एफडी डिपॉजिट लेके आइएगा, और सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करना, जो हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट में, तो सारे ही। इसमें एक चीज़ और मैं अभी फॉरगेट, मतलब भूल रहा था, जिसको बोलते हैं हम डीमैट। डीमैट, ठीक है, डीमैट बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना रहता है ट्रेडिंग अकाउंट पे, ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट, तो कासा को मैनेज करना, कासा बुक को मैनेज करने के लिए सारे प्रोडक्ट कस्टमर को अपन लोगों को सेल करना रहता है, जो ब्रांच बैंकिंग में है। तो ये ओवरऑल काम होता है ब्रांच बैंकिंग में, ठीक है। मैंने लिखा भी है ये ब्रांच में, और ये काम दिया जाता है, मैं आपको एक कॉलम पे ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये काम होता है RM का, रिलेशनशिप मैनेजर्स का, ठीक है। या फिर आपके PB हो गए, प्रिविलेज बैंकर्स, या फिर आपके हो गए SO, मतलब सीनियर ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, जो भी आप मान लीजिए, तो इन लोगों का काम होता है कासा को मैनेज करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कासा के ऊपर। अगर कुछ और भी इसमें डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आप फ्री होते ही मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट करिए। जो लोग न्यू जॉइनी है, बहुत बेनिफिशियल रहने वाली, कासा के बारे में बहुत सीख लीजिए, आप पढ़ लीजिए कासा के बारे में, उसको मैनेज कैसे करते हैं वो सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांच में आप जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा काम आपको कासा बुक पे ही करना है, कासा को मैनेज करना है सबसे ज़्यादा, कासा बुक को, कासा रेशियो को मैनेज करना है, क्योंकि कासा जितना हाई रहता है उतनी बैंक का रेशियो हाई रहता है। जितना डिपॉजिट आएगा बैंक के पास, एफडी हो गई आपकी, आपका मंथली एवरेज बैलेंस ज़्यादा से ज़्यादा रहे अकाउंट में बैलेंस, तो बैंक उसी, जो भी एफडीज वगैरह आती हैं उसी से तो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, जो लोन का पैसा डिसबर्स करता है वो कहाँ से करता है, जो उसके पास डिपॉजिट होगा बैंक के पास उसी से ही तो करेगा ना। तो यही रहता है कासा बुक को मैनेज करने का फंडा, कि अपन लोगों को डिपॉजिट इसलिए लाना पड़ता था कि उसी डिपॉजिट का बैंक यूज़ करता है कस्टमर के लिए ही, कस्टमर को ओडी दे देना, ओवरड्राफ्ट है ना, तो जैसे कि और उसके साथ साथ कस्टमर को लोन वगैरह का जो अमाउंट देता है वो डिपॉजिट मनी से ही देता है। तो इसीलिए बैंक प्रेशर डालता है कासा बुक को मैनेज करने के लिए, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। शुरू में बहुत टारगेट प्रेशर आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और कभी कभी मन करेगा रिज़ाइन कर देते, छोड़ देते हैं, आपके मैनेजर वगैरह आपको सुनाएंगे। बट एक टाइम पे प्रेशर आता है, फिर एक टाइम पे धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जब आप चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ब्रांच बैंकिंग में आप आ रहे हैं, आप कोई भी बैंक में आ रहे हैं, तो जब तक आप मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, आपको वो चीज़ें बहुत प्रेशर लगेंगी, टारगेट लगेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। मार्केट अगर आपको बनाना है, थोड़ा आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। सो बाकी यार, आया ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू यार।